हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन बी में दिया गया है संसद किसी राज्य का सीमा बदल सकती है। ऑप्शन सी में दिया गया है संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो भारतीय राज्य व्यवस्था से ये क्वेश्चन है। और जब भारत के राज्य व्यवस्था अर्थात भारत के संविधान को पढ़िएगा तो वर्तमान में 25 भाग है और 450 से भी अधिक अनुच्छेद है। एक भाग भाग एक है जिसके अंतर्गत हमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में पढ़ना होता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना होता है और भाग 1 से ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग भाग 1 को कंप्लीट देख लेंगे। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इन अनुच्छेद को बेहतरीन तरीका से हम लोग देख लेंगे और इसके अलावा जो भी कंसेप्ट बनता है उन सारे कंसेप्ट को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इस क्लास के बाद भाग 1 से अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्वेश्चन जरूर हैंडल कर लेंगे, जरूर क्वेश्चन बना लेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भाग 1 के अंतर्गत भाग 1 में एक्चुअली है क्या। एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तब ये हुआ ना कि आजादी के समय भारत में राज्यों की स्थिति क्या थी और वर्तमान में भारत के राज्यों की स्थिति क्या है, ये सब के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 1 देता है। और इसके अंतर्गत हमें कितने अनुच्छेद होते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 1 जो है हमें दो बात को स्पष्ट करता है। एक तो स्पष्ट करता है कि भारत अर्थात भारत का संवैधानिक नाम क्या होगा, और इस बात को अक्सर याद रखिएगा कि भारत का जो संवैधानिक नाम होगा या तो इंडिया होगा और नहीं तो भारत होगा। पूरे संविधान को जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो कहीं भी आपको हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं भी आर्यावर्त शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं भी जम्बू द्वीप का जिक्र नहीं मिलेगा। हालांकि आर्यव्रत, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सब क्या है, भारत का ही नाम है। परंतु संविधान में आप यही तो नाम देखिएगा, या तो इंडिया देखिएगा नहीं तो भारत देखिएगा। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 1 हमें दो बात स्पष्ट करता है, जिसमें पहला आपको पता हो ही गया कि भारत का संवैधानिक नाम क्या होगा, तो भारत का संवैधानिक नाम इंडिया अर्थात भारत। दूसरा यहाँ पे हमें यह भी स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि भारत के अंतर्गत जो राज्य है 28 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के कोई भी ऐसा राज्य नहीं, राज्य ऐसा हो, भारत का कोई भी ऐसा राज्य हो और वो चाहे कि हम भारत से अलग होकर एक नए देश का निर्माण कर ले, एक नया देश बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज को आप याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 हम देखते हैं कि अनुच्छेद 2 हमें किसके विषय में जानकारी देता है। तो भारत के बाह्य क्षेत्र को यानी भारत के भूभाग के अलावा अगर कोई अन्य क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद मिलाता है। कौन मिलाता है फ्रेंड्स? संसद मिलाता है। और ये संसद साधारण बहुमत के आधार पर मिलाता है। मान लेते हैं कि ये अपना प्यारा भारत है। ओके फ्रेंड्स, और मान लेते हैं कि ये नेपाल, और ये नेपाल को हमने जीत लिया और नेपाल को जीतने के बाद इसको भारत में मिलाना है, तो क्या ऐसे ही भारत में मिला देंगे? नहीं। इसके लिए ही प्रावधान किया गया है कि अगर भारत के अन्य भूभाग को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत कौन मिलेगा? संसद मिलेगा। और कैसे मिलेगा? तो साधारण बहुमत के आधार पर मिलेगा। इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, अर्थात अनुच्छेद 2 आपको समझ में आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 3 हमें यह जानकारी देता है कि भारत के आंतरिक भूभाग में कोई परिवर्तन करना हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है और ये दो राज्य को आपस में मिलाना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद मिलाता है। या मान लेते हैं कि ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और इस उत्तर प्रदेश को हमें विघटन करना हो, तोड़ना हो और दो उत्तर प्रदेश बनाना हो, तो इसको भी हम लोग अनुच्छेद 3 के तहत
मिलाएंगे और ये तोड़ेंगे, और ये तोड़ने का काम करेगा कौन? तो संसद करेगा, और ये भी क्या करेगा? साधारण बहुमत के आधार पर करेगा। इतना फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 3 के तहत कोई 2 राज्य को आपस में मिला सकते हैं, या एक राज्य को हम क्या कर सकते हैं? 2 राज्यों में बदल सकते हैं। और साथ ही साथ ये अनुच्छेद हमें किसके विषय में जानकारी देता है? तो ये अनुच्छेद हमें यह भी बताता है कि अगर हम ये यूपी को 2 क्षेत्र में बाँटे हैं, तो मान लेते हैं कि ये उत्तर में यूपी हो गया और दक्षिण में यूपी हो गया, 2 ग्रुप में तोड़ दिए। तो ऊपर वाले जो यूपी हैं, उसके क्षेत्रफल के बारे में ये अनुच्छेद 3 बताएगा। ऊपर वाले जो यूपी हैं, उसमें लोकसभा की सीटें कितना होगा, राज्यसभा की सीटें कितना होगा, इसके सीमा का नाम क्या होगा, उसमें जनसंख्या कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, सीमा का नाम निर्धारित, ये सब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत करता कौन है? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद करता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। और जब इतना आपको समझ में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, तब सीमा बदल सकता है? हाँ, एकदम बदल सकता है। अभी आपको बताएं। संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, एकदम बदल सकता है। आप इसके पहले ये भी आप समझते होंगे कि वर्तमान में जो आप उत्तराखंड बोल रहे हैं, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था। पहले क्या था? तो उत्तरांचल था। आज जो आप कर्नाटक बोल रहे हैं, पहले उसको हम लोग मैसूर कहा करते थे। आज जो आप आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, उसको पहले हम लोग मद्रास कहा करते थे। आज जो मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, उसको पहले मध्य प्रांत कहते थे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। एक यहाँ पे कंसेप्ट बनता है जो आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, कि मान लेते हैं कि अगर यूपी को हमें 2 खंड में बाँटना है, या यूपी और बिहार को दोनों को मिलाना है, तो क्या ऐसे ही मिलाया जाएगा? इसके लिए कुछ नियम कानून होता है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे इसको मिलाया जाता है, इसको हम लोग सब देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मान लेते हैं कि बिहार है, बिहार को 2 खंड में हमें बाँटना है। तो राज्य बिहार राज्य है, और राज्य से संबंधित जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो गृह मंत्रालय के पास होता है। सबसे पहले गृह मंत्रालय अर्थात गृह मंत्री अमित शाह विधेयक तैयार करेंगे, और विधेयक तैयार करके उस विधेयक में सारा चीज लिख दिया जाएगा कि बिहार को 2 खंड में बाँटना है, बिहार का ये नाम होगा, फिर इसका ये नाम होगा, क्षेत्रफल इतना होगा, जनसंख्या इतना होगा, लोकसभा की सीटें इत्यादि इत्यादि उस विधेयक में लिखा होता है। और गृह मंत्रालय उस विधेयक को तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति साहब उसको देखते हैं, और राष्ट्रपति पुनः उस राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं, और उस राज्य के विधानमंडल को 30 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन का समय दिया जाता है फ्रेंड? 30 दिन का समय दिया जाता है कि उस विधेयक पर आप क्या करिए? मंजूरी दीजिए। 30 दिन के अंदर उस राज्य को मंजूरी दे देना होता है। अगर वो राज्य 30 दिन के अंदर मंजूरी नहीं दिया, तो इसके बाद उस विधेयक को उसी रूप में मंजूर समझा जाता है, और वह विधेयक पुनः कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के पटल पर रखवाते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में रखवाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको साधारण बहुमत से क्या करते हैं? पारित करते हैं। और जब साधारण बहुमत से इसको पारित कर देते हैं, तो यह पुनः कहाँ आता है? राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति इस पर उस विधेयक पर क्या कर देते हैं? सिग्नेचर मुहर लगा देते हैं। तो वही विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, अर्थात अगर 2 राज्य को तोड़ना हो, तो इसी विधि के माध्यम से टूटेगा, यही प्रोसेस के माध्यम से टूटेगा। और 2 राज्य को अगर मिलाना हो, तो ऐसे ही क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यानी राज्यों का पुनर्निर्माण कैसे होगा और राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, ये चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो थोड़ा-सा आप क्या कर लीजिएगा, एक बार बैक कर लीजिएगा और पुनः इसको बढ़िया तरीक़ा से समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 जो है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से ही संबंधित है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अ, कहने का मतलब परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 4 कहता है कि उसको हम परिवर्तन अर्थात उसको संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया गया है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पास किया गया है ना, उसको विशेष बहुमत नहीं बल्कि साधारण बहुमत के आधार पर इसको ये प्रोसेस को किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 4 को भी आप समझ लीजिए। आइए हम लोग इसी में देखते हैं कि भारत के अंतर्गत क्या शुरू से ही 28 राज्य था, 8 केंद्र शासित प्रदेश था? ऐसा नहीं था। तो राज्यों के निर्माण को लेकर अब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख ले हैं
कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। भाग 1 से ही संबंधित इसको पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स इस बात को समझिए कि भारत क्या था? एक समय में गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, यूरोपियन का गुलाम था और भारत लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहा। और भारत को आज़ादी दिलाने में भारत के लगभग संप्रदाय और लगभग लोगों ने क्या किया था? आज़ादी में अपना योगदान दिया था। इस आज़ादी भारत को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस क्या बोले फ्रेंड्स? कांग्रेस। ये कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और ये कांग्रेस नामक संस्था भारत के आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा योगदान निभाया और यही कांग्रेस नामक संस्था ने 1947 अर्थात आज़ादी से पहले यह बोला करता था ना कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषायिक आधार पे होगा। उन्नीस आज़ादी से पहले 1947 से पहले कांग्रेस नामक संस्था कहता था कि भारत में राज्यों का जो विभाजन होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? परंतु आज़ादी के बाद जब इसको सत्ता मिला, इस बात से भारत के हर एक लोगों ने कांग्रेस को क्या किया? वोट किया और इसको सत्ता में लाया। और जब सत्ता में आया ना तो ये पलट गया। कांग्रेस नामक संस्था क्या हो गया? पलट गया और बोला कि अब हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे ना वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि कानूनी आधार पर करेंगे। इससे भारत के नागरिक बहुत नाखुश हुआ। बहुत क्या हुआ? बोला था कुछ और कहा कर क्या कुछ और रहा है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता राघवाचारी के द्वारा की गई थी और खुद राघवाचारी ने कांग्रेस के मंच से यह सब बात कही थी। ओके फ्रेंड्स, कांग्रेस जब इस रवैया को अपनाया तो भारत की जो आम जनता था, जो चाहता था कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए? राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और लेकिन कांग्रेस बोल रहा था कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर किया जाएगा? कानूनी आधार पर किया जाएगा। इससे भारत के आम जनता काफ़ी नाखुश हुआ और इस नाखुशी का नतीजा क्या हुआ कि वो लोग क्या भारत की आम जनता क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। क्या करने लगे सर? आंदोलन करने लगे अपने बात को अर्थात इसके विरुद्ध में आंदोलन करने लगे। इस आंदोलन को उग्र ना हो, ये आंदोलन काफ़ी आगे ना बढ़े, इस आंदोलन को दबाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिस संगठन का नाम था धर संगठन या धर आयोग। एक आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या है? धर आयोग। और धर आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था कब किया गया था फ्रेंड्स? तो धर आयोग का जो गठन किया गया था जून 1948 ईस्वी में किया गया था। इसके धर के अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया था और ये धर आयोग का काम क्या था? तो ये आयोग को काम सौंपा गया था कि आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करिए और भ्रमण करके पता करिए कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। अगर भाषा के आधार पर नहीं किया जाए तो किसके आधार पर किया जाए? कानूनी आधार पर किया जाए। धर आयोग को ये काम सौंपा गया था। धर आयोग ने भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद धर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपा। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट के दरमियान बोला ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? कानूनी आधार पर ही होना चाहिए। इसने अपने रिपोर्ट में बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? तो कानूनी आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। भारत की आम जनता चाहता था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, परंतु ये क्या बोला? ये आयोग ने अपना रिपोर्ट में क्या बोला कि कानूनी आधार पर होना चाहिए। क्या आप खुद बात बताइए, भारत के आम जनताओं के बातों का सम्मान किया गया क्या? भारत जो चाहता था वो हुआ क्या? नहीं हुआ, जिस कारण आंदोलन और जारी रहा और आंदोलन धीरे-धीरे और उग्र लेने लगा। इस आंदोलन को दबाने हेतु पुनः एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोलते हैं जेवीपी जेवीपी आयोग। ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और ये आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। और इस आयोग का भी यही काम था कि भारतवर्ष का भ्रमण करिए और पता लगाइए कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आयोग ने भी भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भारत को घूमा और जाना पहचाना, पता किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये लोग अपना रिपोर्ट
जेबीपी आयोग जो था, ये अपना रिपोर्ट अप्रैल अप्रैल 1949 में सौंपा। और इस आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में बोला ना कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि कानूनी आधार पर ही होगा, कानूनी आधार पर ही होगा। अभी भी भारत के आम जनताओं के बातों को नहीं रखा, नहीं सम्मान किया गया। जो भारत के आम जनता चाहता था उसके पक्ष में ये लोग भी अपना रिपोर्ट में बात नहीं रखा था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ क्या, इसने अपना रिपोर्ट सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1990। इसके बाद हुआ क्या ना कि एक कांग्रेस के ही नेता, एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था पोटलू पोटलू श्रीरामुल्लू, पोटलू श्रीरामुल्लू, ये कांग्रेसी नेता थे। और इन्होंने इन्होंने तेलुगु भाषा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को राज्य के दर्जा देने की मांग की। और मांग ही नहीं बल्कि इन्होंने इस मांग पर अड़े और आमरण अनशन पर बैठे, आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे। इनकी मांग पूरी हो तभी ये क्या करेंगे, आमरण अनशन से उठेंगे अर्थात भूख हड़ताल तोड़ेंगे। परंतु इनके बातों को उस समय की जो सरकार अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बनाए गए थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। ये आमरण अनशन पर बैठते हुए लगभग 56-57 दिन क्या रहे, भूखे रहे। 56-57 दिन क्या रहे, भूखे रहे। और इतने दिन के बाद इनका क्या हो गया, निधन हो गया। भूखे ही क्या हो गया, इनका निधन हो गया। जिस कारण इनके निधन के बाद अब जो आंदोलन था वो उग्र रूप ले रहा था, काफी ज्यादा उग्र रूप ले रहा था। इसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद फानन में 1953 में, और ये जो घटना हुई थी, ये घटना कब हुई थी 1952 में। 1952 में आमरण अनशन पर बैठे थे और 1952 में ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। और इस बात को फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1953 में दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया गया तो हर एक राज्य ये मांग करने लगा कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसको लेकर पुनः एक आयोग का गठन किया गया। पुनः क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 का जो गठन किया गया था 1953 में, फजल अली आयोग के अध्यक्षता में किया गया था। इसको भी एक काम सौंपा गया था कि आप भारतवर्ष में घूमिए और पता करिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फजल अली आयोग ने भारतवर्ष में घूमा, सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के बाद ये अपने निष्कर्ष अर्थात ये अपने रिपोर्ट रिपोर्ट इसने अपना रिपोर्ट जो पेश किया था 1900 हाँ राज्यों का गठन कर सकते हैं, परंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक भाषा जिस भाषा में समग्रता हो समानता हो वहां पे उस एक राज्य का आप दर्जा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके फ्रेंड्स, और इनके इस सिफारिश पर उस समय भारत के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 14 ऐसे राज्य हैं जिसको भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी क्लास में हम लोग यह भी समझ लेंगे या इसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से राज्यों का निर्माण कब हुआ, कौन से राज्य का दर्जा कब दिया गया। 14 राज्य जो भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में आप देखिएगा तो वर्तमान में 22 राज्य, सॉरी 28 राज्य। और अभी 14 आप बोले ना कि शुरू में लोग 15वां राज्य का दर्जा किसको दिया गया था, 16वां राज्य का दर्जा कैसे दिया गया था, किसको दिया गया था, 17वां राज्य का दर्जा दिया कैसे दिया गया था। और एक ऐसा समय भी था कि 29 राज्य हुआ था और 29 राज्य से पुनः 28 राज्य कैसे हुआ। तो ये क्लास के लिए एक सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी क्लास में अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ। क्वेश्चन आपसे आप एग्जाम में यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 को यहाँ पे बताए हैं, ये तीनों ऑप्शन आपको रहेगा और एक ऑप्शन जो इससे संबंधित नहीं होगा।
जैसे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग है उसमें सबसे पहले धर आयोग था, दूसरा जेबीटी आयोग था और तीसरा कौन सा आयोग था? तो तीसरा आपका फजल अली आयोग था। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हालांकि फजल अली आयोग का आयोग जो था इसकी अध्यक्षता फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। इसमें फजल अली आयोग को बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था, जैसे के एम पनिकल ने इनको सहयोग किया था, कुंजलू ने इनको सहयोग किया था, इत्यादि इत्यादि लोगों ने सहयोग किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ और आगे की ओर देखते हैं। आजादी के समय 542 देसी रियासत हुआ करता था। देसी रियासत 542 क्या होता है? देसी रियासत हुआ करता था। देसी रियासत मतलब यहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। और इस 542 देसी रियासत को सम्मिलित या संगठित करने का जिम्मा सौंपा गया था बिस्मार्क को। बिस्मार्क किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन देसी रियासतों को क्या करना था? संगठित करके संगठित करना था। ये जिम्मा इनको सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 539 देसी रियासतों को संगठित कर लिए थे, भारत में मिला लिए थे। परंतु 3 ऐसे देसी रियासत था जो भारत में मिलने को तैयार ही नहीं था। या तो ये स्वतंत्र रहना चाहता था, नहीं तो ये कहाँ मिल जाना चाहता था? ये पाकिस्तान में मिल जाना चाहता था। जिसमें ये 3 में कौन है? तो एक आपका है हैदराबाद। एक कौन है फ्रेंड्स? हैदराबाद। उस समय के सबसे 542 देसी रियासत में सबसे बड़ा देसी रियासत कौन हुआ करता था? हैदराबाद। और ये हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ पे एक था जम्मू कश्मीर। कौन सा सर? जम्मू कश्मीर। और तीसरा देसी रियासत जिसका नाम क्या था? जूनागढ़। हालांकि सबसे छोटा देसी रियासत जो था वो भीलवाड़ा था, गुजरात में था। हालांकि जूनागढ़ भी कहाँ है? गुजरात में है। ये 3 ऐसे देसी रियासत था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इसको कैसे भारत में मिलाया गया। तो जो हैदराबाद है उस समय का सबसे बड़ा देसी रियासत हुआ करता था, ये बोला ना। हालांकि इस बात को आप समझिए सर, इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका हैदराबाद है और ये भारत में मिलना, ये बोलता था कि नहीं हम भारत में मिलेंगे, नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और ये जो अधिकार दिया गया था, ये जो कहने का मतलब ये जो बात बोला, इसके लिए इनको ये ऑफर मिला था। जब भारत का विभाजन हो रहा था और भारत के विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो उस समय देशी रियासतों को यह छूट दी गई थी। ये बोला गया था कि आप भारत में रह सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और नहीं तो आप क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि ये इसको जब अधिकार प्राप्त था तो ये खुद बोल रहा था कि हम नहीं भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। परंतु आप इस बात को समझिए कि अगर छोटा राजा एक छोटा देशी रियासत यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे 542 देशी रियासत है, और आप चाहिएगा कि इस ऐसे स्थिति में भारत का विकास हो सके तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मा दिया गया था कि इन सारे देशी रियासतों को क्या करिए? आपस में मिलाकर एक सुदृढ़ भारत बनाइए और फिर इसको हम क्या करेंगे? विकसित करेंगे। केंद्र सरकार अपना क्या करेगा? विकास करने को लेकर जो जो काम होगा वो काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग अर्थात 539 देशी रियासतों को मिला लिया। इनका काम क्या था? तो इनके अंदर गृह मंत्रालय को दिया गया था। उस समय गृह मंत्रालय के पद पर ये थे, पुलिस व्यवस्था इन्हीं के हाथ में था। ओके फ्रेंड्स, ये करते क्या था कि हाथ में लड्डू ले लेते थे, एक डंडा ले लेते थे, देसी रियासत के राजा के पास जाते थे और बोलते थे कि आप छोटा मोटा यहाँ पे सीमित रूप में शासन कर रहे हैं, इससे अच्छा कि आप क्या कीजिए? भारत में मिल जाइए। तो बहुत ऐसे देसी रियासत के राजा क्या होते थे? स्वेच्छा से इनके बातों से क्या होते थे? तुरंत मिल जाते थे। तो जब उनको मिल जाते थे तो लड्डू निकालते थे, लड्डू खिला के गले लगा लेते थे। परंतु कुछ ऐसे भी देसी रियासत था जो उनसे मिलने को तैयार ही नहीं थे, भारत में मिलने को तैयार ही नहीं था। तो लठिया देते थे और लठिया के उसको भारत में मिला लेते थे। लेकिन ये तीनों के तीनों पूरा अडिग था, ये बोलता था कि हम नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। हालांकि हैदराबाद जो था, हैदराबाद एक साल तक एक साल तक सोचने को लेकर भारत सरकार से समय लिया कि हम भारत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यानी समझौता किया। भारत सरकार और हैदराबाद के देसी रियासत के राजा महाराजा जो था वो भारत सरकार से एक साल स्वतंत्र रहने को लेकर समझौता किया और बोला कि हम एक साल के अंदर सोच के बताएंगे कि हम भारत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भारत सरकार ने इनको बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सोचिए। अंततः जब एक साल पूरा हुआ और पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे पूछे कि आप बताइए आपका क्या मत है। इस स्थिति में हैदराबाद के जो निजाम वगैरह था, हैदराबाद के जो राजा थे, वो बोले कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, बल्कि हम कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि अब पानी बहुत ऊपर हो रहा है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इनके अंदर गृह मंत्रालय था। इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया सर? ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो।
ऑपरेशन गया था। गृह मंत्रालय इनके हाथ में था, खुली पुलिस को छूट दे दिए थे और बोले कि आप इनको क्या करिए, जितना लठियाना है तब तक लठियाते रहिए, जब तक यहाँ ना बोल दे कि हम भारत में नहीं मिलते हैं। ढंग से यहाँ के देसी राजा महाराजा को क्या कर दिया गया, इन निजाम को लटिया दिया गया और हाँ बोले तो इनको क्या कर दिया गया, भारत में ला दिया गया। हम यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भी देसी रियासत हुआ करता था और ये चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें। हम ना ही भारत में मिलेंगे, ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, बल्कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और इसको स्वतंत्र छोड़ भी दिया गया था। परंतु जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत के विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो इधर पाकिस्तान था और पाकिस्तान में उस समय सर्वे सर्वा हुआ करता था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का राष्ट्रपिता उसको कहा जाता है। पाकिस्तान के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के ही है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने निभाया है। हालाँकि सब लोग निभाए हैं, लेकिन इनकी योगदान बहुत ज़्यादा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब ये सब लोग यहाँ पाकिस्तान में चले गए, तो ये गुट के माध्यम से इस पर क्या करने लगा था? पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्ना ने आदेश दिया कि आप क्या करिए, जम्मू कश्मीर पर क्या करिए, हमला करिए। और उस समय जम्मू कश्मीर में डोगरा या डोगरी डोगरी शासक अर्थात राजा था, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था सर? हरि सिंह। और हरि सिंह जो थे, ये राजपूत शासक थे। हालांकि यहाँ पे जो भी इनकी जनता था, इनकी ज्यादा जनता जो था ना, इस्लाम धर्म से संबंधित थे और ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। परंतु जब क्रूरता से यहाँ पे आक्रमण किया जाने लगा, तो हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि इत्यादि लोगों से सैन्य मदद मांगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव आया कि हरि सिंह को आप मदद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत तैयार हो गए, ठीक है हम अभी सैनिक बैठाते हैं वहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई को रोक दिए और बोले कि ऐसा नहीं करिए, हम आपको बहुत सारा बात बोले थे कि आप ऐसा करिए, भारत में मिल जाइए, आपने इतना अडिग रहा, हम आपको सैन्य सहायता नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि हम आपको सैन्य सहायता तभी करेंगे जब आप भारत में मिलेंगे, अन्यथा हम आपको सैन्य सहायता नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही जवाब दिए और अंततः जब इनके पास यह संदेश गया, तो हरि सिंह अब पगला गए कि अब करे तो क्या करें। अगर हम भारत में नहीं मिलते हैं, तो पाकिस्तान क्या कर लेगा, ये पूरे क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लेगा और इसको भी क्या कर लेगा, इस्लामिक क्षेत्र बना देगा और ये ऐसा चाहते नहीं। हरि सिंह सोचे कि हम क्यों ना भारत में ही मिलते हैं। तो हरि सिंह विलय पत्र पर, सर विलय पत्र पर सिग्नेचर किए कि हम 1948 में सिग्नेचर किए कि हम किसका हिस्सा है, यानी जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। ये सिग्नेचर करने को रेडी हो गए। तब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सैनिकों को क्या किए, भेजे और भेजने के बाद इन दोनों में, यानी भारत और पाकिस्तान में क्या करने लगा, धीरे धीरे युद्ध होने लगा और भारत का सैनिक मजबूत था, धीरे धीरे इन पाकिस्तानी सैनिकों को क्या कर रहा था, वापस भेज रहा था। परंतु इसके बीच में एक बहुत बड़ा घटना हो गया। घटना क्या हो गया ना, कि ऐसे में ना धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सैनिक क्या कर देते, वापस भेजा देते। परंतु ये जो मुद्दा था, इस मुद्दा को ले जाकर रख दिया गया यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये शांति स्थापित करने वाले संस्था है। इसको जब यूएनओ में रखा गया ना, तो यूएनओ ने आदेश दिया कि जिसका सैनिक जहाँ है वहीं पे वो अपना हथियार रख दे और जो जो क्षेत्र पर जो अधिकार कर लिया है वो उसका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गलती हो गया था उस समय का और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गलती कर दिया था यूएनओ में ये मामला उठाकर। परंतु यहाँ पे गलती 100% पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बोलेंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? अब ध्यान से, ये भी कहीं ना कहीं किसी को विश्वास का घात बने थे, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और, तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के 30% भूभाग पर किसका, ओके, वर्तमान में भी देखिएगा ना, तो जम्मू कश्मीर के 30% भूभाग पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है, जिसको पाक ऑक्युपाई कश्मीर बोलते हैं। और इधर से 10% कौन जीत लिया है, तो चीन जीत लिया है। कौन जीत लिया है, चीन जीत लिया है, जिसको बोलते हैं ऑक्साई चीन। क्या बोलते हैं सर, ऑक्साई, ऑक्साई चीन बोलते हैं, ऑक्साई चीन, ठीक है ना। 10%, यानी हम बोले ना कि भारत जो है जम्मू कश्मीर का संपूर्ण भूभाग पर अपना अधिकार किया है, तो नहीं, बल्कि कितना प्रतिशत भूभाग पर, तो 60% भूभाग पर जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, हमें जहाँ तक विश्वास है कि इस क्लास के माध्यम से आपने भाग 1 के
पूरे कंसेप्ट को समझे हैं और अब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हालाँकि आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जय हिंद।